Hello friends, this is Prince Pandey before you with the next step of the chapter of the conjunction, is the next part of the chapter of the conjunction. ठीक है, तो कंजंक्शन हम पढ़ रहे थे, कंजंक्शन को ही हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और सीखने सिखाने का काम करते हैं। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आप उसको ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है या आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने में आप सक्षम होंगे। ठीक है, बहुत आसानी से उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे और वहाँ पे क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो कम टू द पॉइंट, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, लास्ट जो क्लास था है ना, जो कंजंक्शन का पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने कंजंक्शन में चीज़ें पढ़ी थी है ना। पेयर कंजंक्शन पढ़ा था, ठीक है, बिकॉज सिंस है ना, इनके साथ देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमने ये पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब कभी भी हम कंजंक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ को समझने का काम करना है, और वो चीज़ क्या है? इन्वर्जन। क्लियर है? जब कभी भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो कंजंक्शन को थोड़ा सा और आगे समझने से पहले, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, हमको क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे? इन्वर्जन। ठीक है, जब कभी भी हम इन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम इन्वर्जन की बात करते हैं तो ये बात है क्या? ठीक है, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इन्वर्जन का। ठीक है, देखिए, जब कभी भी आप कोई भी आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, आपने मैथ्स पढ़ी होगी, ध्यान दीजिएगा, कभी मैथ नहीं बोलते हैं, हमेशा मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, तो वहाँ पे भी आप इन्वर्स पढ़ते हैं। ठीक है, आपने 11th 12th में अगर आपका मैथ सब्जेक्ट जिनका रहा होगा उन्होंने इन्वर्स फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप इन्वर्स पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ए है, क्लियर है, और इसका अगर मुझे इन्वर्स लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? a to the power -1। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ए इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स होता क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, जब कभी भी होता क्या है, क्लियर है, जब कभी भी होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए। क्लियर है? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जब कभी भी सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, जब हम इन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है, तो मेरे प्रिय साथियों, हम दो चीजों की बात करते हैं, एक पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है, ठीक है, पहला जो इन्वर्जन हम पढ़ते हैं वो होता है पार्शियल इन्वर्जन, और दूसरा जो इन्वर्जन हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स वो होता है कंप्लीट इन्वर्जन। दूसरा जो इन्वर्जन हम पढ़ते हैं वो होता है कंप्लीट इन्वर्जन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, द फर्स्ट वन स्टैंड्स फॉर पार्शियल इन्वर्जन एंड द सेकंड वन स्टैंड्स फॉर कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, तो जब कभी भी हम पार्शियल इन्वर्जन के सेंस में बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी हम पार्शियल इन्वर्जन की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब ही होता है कि वर्ब कहाँ आ जाए? सब्जेक्ट के पहले आ जाए। तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं। और जब कभी भी ऐसा हो जाए कि मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए, क्लियर है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए, क्लियर है, तो वहां पे कौन सा इन्वर्जन होता है? कंप्लीट इन्वर्जन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो वो पार्शियल इन्वर्जन होता है, और जब कभी भी मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक स्टेप और इसको क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इन्वर्स का मतलब आप ऐसे समझिए चीजों का उल्टा हो जाना। क्लियर है ना? इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्या चलता है, देखिए कई लोग पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप ध्यान से समझे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई चैप्टर नहीं होता है। ठीक है, जब हम शुरू से अंत तक चीजों को डिटेल में पढ़ लेते हैं तो ये चीजें हमको क्लियर हो जाती है। अलग से कोई चैप्टर नहीं होता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे देखिए कि होता क्या है, इंग्लिश में पैटर्न क्या चलता है कि हमेशा सब्जेक्ट पहले और वर्ब उसके बाद में आती है। ठीक है, लेकिन इसी का उल्टा हो जाता है, मतलब इन्वर्स हो जाता है। तो क्या होता है? वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में। तो इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है? उल्टा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टू, क्लियर है, मैंने क्या लिखा? टू। तो टू को अगर हम रेसिप्रोकल अगर लिखें, ठीक है, टू का अगर हम उल्टा करें तो क्या
क्या लिख देंगे 1/2, और इसी 2 को अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -1, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं 2 इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। तो इनवर्स कहीं भी आप पढ़े, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में समझिएगा कि इंग्लिश में इन्वर्जन में क्या उल्टा होता है, ठीक है। ये एक्चुअली में होता क्या है, देखो कि सब्जेक्ट पहले आ जाते हैं, वर्ब उसके बाद में, पर इन्वर्जन में उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट उसके बाद। तो आप सिर्फ इतना समझिए कि जब कभी भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है, ठीक है, तो वो पार्शियल इन्वर्जन होता है। और जब कभी भी सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब को रखा जाता है तो वो क्या होता है कंप्लीट इन्वर्जन होता है। क्लियर है। अब बात ये आती है, ठीक है, बात ये आती है मेरे प्यारे साथियों कि इन्वर्जन का यूज क्या है, ठीक है। इन्वर्जन आता कहाँ है, ठीक है, ठीक है। तो इन्वर्जन आता कहाँ है देखिएगा, ठीक है, निगेटिव वर्ड्स के साथ में, ठीक है, निगेटिव वर्ड्स के साथ में इन्वर्जन आ जाता है। क्लियर है ना। निगेटिव वर्ड्स से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर निगेटिव वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए, शुरुआत हो जाए, क्लियर है, कोई भी निगेटिव वर्ड, नकारात्मक शब्द, ठीक है, जो निगेटिव मीनिंग देता हो, ठीक है, जो नकारात्मक अर्थ को दर्शाता हो, ठीक है, निगेटिव मीनिंग वाला कोई भी वर्ड है ना हो, और उससे अगर सेंटेंस की शुरुआत हो, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा इन्वर्जन आ जाएगा, वहां पे इन्वर्जन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी निगेटिव वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने की तो वहां पे हमेशा इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। मतलब वहां पे हमको हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को उसके बाद में रखना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है इसको हम और आगे और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने देखा कि हम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट जब हमने देखा तो इन्वर्जन में 2 टाइप के इन्वर्जन होते हैं, एक पार्शियल इन्वर्जन होता है, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज नोन एज कंप्लीट इन्वर्जन, ठीक है। व्हेन द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इट स्टैंड्स फॉर partial inversion, and when the main verb comes before the subject then it is complete inversion, ठीक है। तो देखिए कि इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है, ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हमको कहाँ लगाना है, ठीक है, इस बात को हम समझते हैं। ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हमको कहाँ लगाना है, ये तो समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है, मेन वर्ब पहले आ जाएगी तो कंप्लीट इन्वर्जन। इतना ध्यान रखिए कि अगर वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गई तो वहां पे इन्वर्जन है। और इन्वर्जन कब लगाना है हमको, इन्वर्जन कब करना है हमको सेंटेंस में, कब हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में रखना है, ये चीज हम देखते हैं। देखिए तो इन्वर्जन वहां पे आता है जहां पे निगेटिव वर्ड से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, निगेटिव वर्ड से, ठीक है, सेंटेंस की क्या हो जाए स्टार्टिंग, ठीक है, निगेटिव वर्ड से सेंटेंस की क्या हो जाए स्टार्टिंग। अगर सेंटेंस की शुरुआत ही निगेटिव वर्ड से हो जाए, ठीक है, नकारात्मक शब्दों से हो जाए, तो वहां पे हमको क्या लगा देना है इन्वर्जन लगा देना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या लगा देना है इन्वर्जन लगा देना है। फिर से सुनिएगा, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग निगेटिव वर्ड्स से हो जाए तो वहां पे हमको क्या लगा देना है इन्वर्जन। पर ध्यान रखिएगा कि निगेटिव वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं और आगे समझाते हुए, ठीक है, आपको बताता हूं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई निगेटिव वर्ड है और उसी निगेटिव वर्ड से, ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही हो, शुरुआत हो रही हो, तो वहां पे इन्वर्जन आता है। अब बात ये आती है कि निगेटिव वर्ड्स होंगे कौन कौन से। बोले सर ये तो समझ में आ गया कि निगेटिव वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो वहां पे इन्वर्जन आ जाएगा, ठीक है, लेकिन कौन से निगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। तो कोई भी निगेटिव वर्ड होगा तो वहां पे इन्वर्जन आ जाएगा, लेकिन उन वर्ड्स को हम लिख भी लेते हैं, जैसे हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, रेयरली, बेयरली, सेल्डम और नेवर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इन वर्ड्स को, यही वर्ड्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन वर्ड्स के बाहर कुछ भी आने वाला नहीं, जितना बता दूंगा उससे बाहर ना एग्जाम में आया है, ठीक है, और ना आएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझिए कि कोई भी निगेटिव वर्ड होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा इन्वर्जन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा
हार्डली कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड, ठीक है। स्कार्सली कैसा वर्ड है? निगेटिव है। रेयरली कैसा वर्ड है? निगेटिव। ये सारे निगेटिव क्या है? वर्ड। इन्हीं को हम निगेटिव एडवर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जहां पे भी जनरली एलवाई लगा रहता है, आगे हम पढ़ेंगे, जहां पे भी जनरली एलवाई लगा रहता है, ठीक है, वो वर्ड क्या होते हैं? निगेटिव, ठीक है। जैसे हार्ड जो है, ठीक है, हार्ड एक एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, और एडजेक्टिव में जब हम एलवाई लगा देते हैं तो एडवर्ब बनता है। तो हार्ड में हमने एलवाई लगाया तो हार्डली बना, जो कि एक एडवर्ब है, लेकिन कैसा है? निगेटिव है। तो अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये क्या है? निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है, या इनको हम और क्या कह सकते हैं? निगेटिव एडवर्ब, ठीक है, निगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो इनके साथ में होता क्या है? 3 कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। इनके साथ में होता क्या है? 3 कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं। तो पहली चीज तो क्या है कि अब ये जो हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, जैसे मैंने बोला मैं कभी उसके यहाँ नहीं जाता हूँ, या कभी कभार जाता हूँ, या मुश्किल से जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि इनके साथ में हमेशा जो कंजंक्शन यूज होता है वो हमेशा कौन सा होता है? व्हेन, ठीक है। पहली चीज, पहला क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। पहली चीज तो ये है, ठीक है, पहली चीज तो ये है मेरे प्यारे साथियों कि इन वर्ड्स से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो, शुरुआत ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस की शुरुआत में ही हमको मिल जाए तो वहां पे इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन आएगा मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आएगा। मतलब ये है कि अगर ये वर्ड्स आ गए तो इनके साथ में पहले इन्वर्जन आएगा। इसका मतलब अगर प्रेजेंट का कंस्ट्रक्शन है तो डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएगी? पहले। सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? उसके बाद में। और उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टेंस में हम आगे पढ़ लेंगे कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब डू, डिड, डज का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। कभी भी मेन वर्ब से कोई छेड़छाड़ नहीं करते। मतलब सेंटेंस में अगर डू, डिड, डज इन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो मेन वर्ब से कोई छेड़छाड़ नहीं करते। मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। क्यों और कैसे, इस बात को भी हम समझ लेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पास्ट टेंस में है, ठीक है, अगर सेंटेंस, ये किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पास्ट में है तो पास्ट में मतलब कौन सी फॉर्म यूज होगी? डू, डज की। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो पास्ट टेंस में फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, कौन सी आएगी? डिड। फिर सब्जेक्ट, अब डिड आ गया तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि इनके साथ एक कंस्ट्रक्शन और यूज होता है परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो क्या होगा वहां पे? परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है? पास्ट परफेक्ट में हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चूंकि यहाँ पे इसके साथ इन्वर्जन आएगा तो हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट का कंस्ट्रक्शन, पास्ट इंडेफिनिट का कंस्ट्रक्शन जब हो, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले क्यों आ रही है मेरे भाई? ये डिड पहले आ गया किसके? सब्जेक्ट के। डू डज पहले आ गया किसके? सब्जेक्ट के। हैड पहले आ गया किसके? सब्जेक्ट के। ये हेल्पिंग वर्ब सब पहले क्यों आ रही है? क्योंकि इन वर्ड्स से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इन्वर्जन किसके साथ आता है? निगेटिव वर्ड्स के साथ। और निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं? हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम और नेवर। आगे हम दो सूरत के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग इनसे हो रही है तो 3 ही कंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये वाला, या तो ये वाला पास्ट वाला, या तो ये वाला। क्लियर है? तो ये तीनों कंस्ट्रक्शन मिलेंगे। हेल्पिंग हमेशा पहले आएगी जब सेंटेंस की स्टार्टिंग इन वर्ड्स से हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हमेशा इनके साथ कौन सा कंजंक्शन यूज होना चाहिए? व्हेन। क्लियर है? इसको आप ध्यान से देखिए और इसको हम आगे क्वेश्चन के साथ में चीजों को समझेंगे। क्लियर है? चलिए, ठीक भैया, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से हम उस चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि इन्वर्जन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। द फर्स्ट वन इज नॉन एज पार्शियल इन्वर्जन एंड द सेकंड इज नॉन एज कंप्लीट इन्वर्जन। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए क्या है? हार्डली, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हार्डली लिखा हुआ है। हार्डली अभी मैंने बताया कैसा वर्ड है? निगेटिव एडवर्ब है या निगेटिव वर्ड है। और निगेटिव वर्ड कहाँ आ रहा है? देखो सेंटेंस की
शुरुआत में ही आ रहा है। निगेटिव वर्ड कहाँ आ रहा है? सेंटेंस की शुरुआत में ही आ रहा है। तो अगर निगेटिव वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो वहां पे क्या आ जाता है? इन्वर्जन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद इंटर्ड, इंटर्ड। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट का कंस्ट्रक्शन है। और पास्ट में हम क्या करते हैं? अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, पास्ट में हम क्या करते हैं? ठीक है, डिड को पहले लिखते हैं। क्लियर है? पास्ट टेंस में किसको लिखते हैं? पहले डिड को लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंटर्ड नहीं, क्या होगा? इंटर होगा। क्लियर है? ठीक है, पूरे के पूरे सेंटेंस को समझा के देखिएगा। निगेटिव वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई तो इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी? जो टेंस होगा। तो टेंस किसका है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो डिड को पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद में ये सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फिर जब डिड का यूज हो गया तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैंने बताया, ये पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज इनके साथ हार्डली के साथ क्लियर है क्या यूज होता है? व्हेन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा को हटा के हम किसका इस्तेमाल करेंगे? व्हेन का। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में गलती क्या है कि यहाँ पे डिड ही इंटर होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्हेन। क्लियर? ये रटने की बात नहीं है। देखिए, ये टाइम को भी एक्सप्रेस करते हैं, ये जो निगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, जो हमने अभी लिखा है निगेटिव वर्ड, टाइम को भी एक्सप्रेस करते हैं। और टाइम का पता करने के लिए हमेशा हम किससे प्रश्न करते हैं? किससे क्वेश्चन करते हैं? कब से। ठीक है, किससे? कब से। बोले कब जाओगे? बोले 5 बजे। बोले कब जाओगे? बोले नेवर, कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, बोले कब कब वहां जाते हो? बोले हार्डली चला जाता हूँ, मुश्किल से चला जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो टाइम का पता किससे चलता है? कब से। उसी कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। इसीलिए ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स निगेटिव भी हैं और टाइम को भी एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए इनके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? व्हेन का। रटने की कोई बात नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेयरली। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए तो ही इन्वर्जन आएगा। यहाँ पर भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ नहीं कि क्या आ गया? रेयरली। ठीक है, कैसा वर्ड है? निगेटिव, तो क्या आएगा? इन्वर्जन। अब इन्वर्जन आएगा तो देखो पहले चेक करो टेंस कौन सा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं? ठीक है, डू डस को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो डस यस यूज हुआ है, लास्ट क्लास में बताया कि दिस वर्ब के लास्ट में ऐसे को कैसी होती है? सिंगुलर। तो रवि एक ही व्यक्ति का नाम है मतलब सिंगुलर है, तो क्या आएगा? डस। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या आएगा? रवि। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे रिसीव्स नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? रिसीव। अभी मैंने बताया कि जब कभी भी डू डिड और डस का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में तो फिर हम मेन वर्ब से कोई छेड़छाड़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डस से रिसीव और यहाँ फिर कॉमा हटा के ये कैसा है? ठीक है, इनके साथ क्या ही होता है? व्हेन। तो यहाँ पे व्हेन आ जाएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? हार्डली। अब ये भी निगेटिव वर्ड आ गया, ये भी कैसा वर्ड आ गया? निगेटिव। ठीक है, तो इन्वर्जन आएगा तो कौन सा? टेंस से पहले देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर इसलिए ऐसा लगा। ठीक है, टेंस में आपने चीजों को पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का कंस्ट्रक्शन है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? निगेटिव वर्ड इन्वर्जन आ जाएगा तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो क्या आएगा? डस, क्योंकि सिंगुलर है। और फिर क्या आएगा? ही। और फिर कम्स नहीं, सिर्फ क्या आएगा? कम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आगे और सेंटेंस होता है उसको किसके साथ जोड़ते हैं? हम व्हेन के साथ जोड़ते हैं। पर आगे कोई सेंटेंस नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इतना सही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इन्वर्जन की चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने अभी लिखा। दूसरा कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जब कभी हियर और देयर, जब कभी भी हियर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? हियर और देयर से, तो वहां पे मेरे भाई, वहां पे मेरे प्रिय साथियों, मेरे मित्रों, ठीक है, मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, वहां पे कंप्लीट इन्वर्जन आता है। क्लियर है? वहां पे कौन सा इन्वर्जन आता है? कंप्लीट इन्वर्जन आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो हियर लिखा है, ठीक है, हियर लिखा है, कंप्लीट इन्वर्जन आएगा। तो यहाँ पे जॉन कम्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कम्स पहले आ जाएगा, जॉन उसके बाद में चला जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन था, चीजों को ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी को और
ठीक है, इसी को हम और आगे सीखते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शंस हम इन्वर्जन के देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी टाइम की बात आती है ना तो हम व्हेन का ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनके साथ व्हेन आता है, निगेटिव भी है और कहीं ना कहीं टाइम को बताते हैं, तो व्हेन आता है और निगेटिव है इसीलिए इनके साथ इन्वर्जन आ जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको और हम आगे सीखते हैं। देखिए हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, रेयरली इनकी बात कर रहे थे। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो इन्वर्जन आएगा, क्यों? क्योंकि ये सारे निगेटिविटी को शो करते हैं। हार्डली मतलब क्या होता है? बड़े मुश्किल से। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। सेल्डम मतलब भी कभी नहीं या कभी कभार, समझ में आ रही बात? तो निगेटिव का मतलब क्या है? जो नकारात्मक फीलिंग दे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स निगेटिव हैं, इन्हीं से सेंटेंस की शुरुआत हुई जो मैंने अभी आपको बताया, तो इन्वर्जन आया। और चूंकि ये टाइम को भी कभी ना कभी बताते हैं, सॉरी टाइम को भी ये बताते हैं, क्लियर है, तो इनके साथ क्या आता है? व्हेन। जो भी वर्ड टाइम को डिफाइन करेगा तो टाइम को डिफाइन करने के लिए कंजंक्शन व्हेन का ही इस्तेमाल हम करते हैं। टाइम को पता करने के लिए व्हेन से ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए चीज़ों को और आगे समझते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन है, हम नो सूनर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सूनर क्या है, ठीक है। सूनर क्या है? सून की कंपैरेटिव डिग्री है। सून, सूनर, ठीक है। सून, सूनर, सूनेस्ट, ठीक है। तो सूनर कौन सी डिग्री है मेरे भाई? कंपैरेटिव डिग्री है, क्लियर है। और कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। और कंपैरिजन जब कभी भी होता है ना तो कंपैरिजन के लिए हम कौन से कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन से कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? देन का, ठीक है। इसीलिए हमेशा नो सूनर के साथ में क्या आता है? देन, ठीक है। बड़े अजीब तरीके से लोग रटाते हैं इसको दोस्तों, ठीक है, कि हार्डली, स्कार्सली, व्हेन याद कर लो, नो सूनर, देन याद कर लो, ठीक है। रटना नहीं है भाई, कंपैरेटिव डिग्री है। सूनर कौन सी डिग्री है? जनरली जिनके लास्ट में ईआर होता है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। सून की कंपैरेटिव डिग्री सूनर है। चूंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में किसका इस्तेमाल होता है? देन का, ठीक है। चलिए उसी तरीके से लेट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? लेटर, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे आ जाए, नो लेटर, नो क्विकर, ठीक है, नो हार्डर, नो सूनर, कुछ भी आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री है तो हमेशा उसके साथ में क्या आता है? देन आता है, ठीक है। क्विकर, क्विक की कंपैरेटिव डिग्री क्विकर होगी तो इसके साथ में क्या आएगा? देन, ठीक है। तो जो भी कंपैरेटिव डिग्री होती है ना उसके साथ में हमेशा क्या आता है? देन, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए चीजों को, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हेल्पिंग वर्ब पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ रहा है मालूम है क्या? इन्वर्जन आ रहा है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? इन्वर्जन आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? इन्वर्जन आ रहा है। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है? इन्वर्जन आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नो सूनर में क्या लगा है? नो, नो सूनर में क्या लगा है? नो। ये कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए क्या आ गया? देन। और नो सूनर में क्या लिखा है? नो। नो मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब निगेटिव वर्ड है, मतलब क्या है? निगेटिव वर्ड है। और निगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो इन्वर्जन आ जाता है, और इन्वर्जन आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरो बनाया, मतलब यही सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ से यहाँ तक चलेगा, मतलब यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट उसके बाद में, फिर मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट उसके बाद में, फिर मेन वर्ब, क्लियर है। इस चीज को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, रटने जैसा कुछ नहीं है अंग्रेजी में, ठीक है। इसको मैं और समझा सकता था पर वीडियो में उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर ध्यान दीजिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए हमेशा कंपैरिजन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री का देन आता है। और नो लगा हुआ है मतलब निगेटिव वर्ड है इसलिए यहाँ पे इन्वर्जन आ गया, इसलिए सब में हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, ठीक है। तो चलिए सीखने सिखाने का काम और आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नो सूनर, क्लियर है। क्या लिखा हुआ है? नो सूनर। तो नो सूनर लिखा है तो नो सूनर कैसा वर्ड है? निगेटिव, क्योंकि नो लगा हुआ है। और निगेटिव वर्ड है तो क्या आएगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन आएगा मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट उसके बाद, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नॉक्ड है। नॉक्ड की सेकंड फॉर्म नॉक्ड होती है, नॉक्ड सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस के कंस्ट्रक्शन में इन्वर्जन में हम क्या लिखते हैं? डिड पहले, फिर सब्जेक्ट उसके बाद में मतलब रवि, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा? नॉक्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रवि नॉक्ड की जगह क्या आना चाहिए? डिड रवि नॉक्ड। और उसके बाद नो सूनर के साथ में, सूनर कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ में व्हेन नहीं, देन आएगा। क्या आएगा? देन आएगा, ठीक है। तो आई होप, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा, क्लियर है ना। सून भी किसको बताता है फ्रेंड्स? टाइम
टाइम को बताता है, ठीक है। जैसे लिखते हैं कमिंग सून, जल्द आने वाला है, वेरी सून, बहुत जल्दी, ठीक है। तो सून भी टाइम को बताता है, लेकिन टाइम को बताता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी इसके साथ व्हेन क्यों नहीं लगाया? अभी भी मैंने बताया कि टाइम के साथ व्हेन लगाते हैं। ये फ्रेंड्स कंपैरेटिव डिग्री है। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन बन जाए, ठीक है, अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन बन जाए कि नो सून ना लिख के नो सूनर ना लिख के नो सून हमको लिखना पड़े, बिल्कुल पॉसिबल है, रटने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इनको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको और आगे चीजों को समझाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ इन्वर्जन आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म था, इसलिए पास्ट टेंस में लिखे डिड पहले, फिर रवि, फिर नॉट, और व्हेन की जगह देन आएगा, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। इसीलिए नो सूनर के साथ देन इसीलिए आता है क्योंकि सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, और कोई भी कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद क्या लेती है? देन, ठीक है। तो चलिए इसको और आगे समझते हैं। अगर हम इसको और आगे समझें, ठीक है, तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको, ठीक है, बहुत डीप में ले जाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट में ले जाना चाहता हूँ। आज तक आपने रटा होगा कि इसके साथ यह आता है, इसके साथ यह, तो भी क्यों आता है, ठीक है, रटने की कोई बात नहीं है, क्लियर है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और हम आगे समझते हैं और चीजों को हम करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि अगर लोगों को डाउट आता है कि बोले सर आपने बोला सून भी समय को बताता है, और समय को बताने वाले के लिए कौन से कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम? व्हेन का। पर यहाँ पे देन इसलिए आया क्योंकि नो सून नहीं सूनर था, और सूनर कंपैरेटिव डिग्री को बताता है, इसलिए देन आता है। लेकिन अगर मेरे भाइयों, ठीक है, अगर मेरे साथियों नो सूनर की जगह सिर्फ नो सून आ जाए, तो फिर ये सिर्फ किसको बताएगा? तो फिर ये निगेटिव तो है, इन्वर्जन तो आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट वही सेम कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे सूनर नहीं है, अब सून है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है। सिर्फ नो सून किसको बताता है? टाइम को। तो फिर इसके साथ में हम व्हेन लगाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर इसके साथ में हम व्हेन लगाएंगे, ठीक है। पर लोगों की आदत क्या है, उनको नो सूनर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जो भी टाइम बताएगा उसके साथ में हमेशा व्हेन आएगा। हम लोग सूनर के साथ में देन इसलिए आता है क्योंकि सूनर कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री ना लिखें, सिर्फ सून लिखें, तो फिर हम व्हेन का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए और इस चीज को हम आगे समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे हम इस चीज को और समझते हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिखता हूँ और चीजों को समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। रटने की कोई बात नहीं। देखिए जो वेदर होता है, कंजंक्शन वेदर के साथ में जनरली क्या कभी कभार आ जाता है और, ठीक है। दूसरा कंजंक्शन यूज होता है दैट, ठीक है। ये नरेशन में भी आप इसका यूज पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कोई चीज आप कहाँ पे वेदर लगाते हैं, कुछ नहीं सोचना, जहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के, देखिए परसेप्शन पे ध्यान देना है, सेंटेंस को पढ़ करके चीजों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस को पढ़ करके आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग बोले सर हिंदी नहीं ट्रांसलेट नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, उसको फील करिए आपकी डाउट है कि नहीं है। अगर किसी सेंटेंस को पढ़ करके वहाँ डाउट जैसी कोई बात समझ में आ रही है, तो वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? वेदर का। कोई चीज डाउटलेस है, डाउटलेस का मतलब क्या है कि कोई डाउट ना हो। डाउटलेस का मतलब क्या है? कोई डाउट ना हो, बिल्कुल श्योरिटी हो, वहाँ पे सर्टेनिटी हो, निश्चितता हो। जहाँ कोई डाउट ना हो, डाउटलेस वो चीजें, वहाँ पे दैट लगाना है। और जहाँ पे कोई डाउट जैसी बात हो रही है तो वहाँ पे वेदर लगाना है। अब ये नहीं समझ लेना कि जहाँ पे डाउट लिखा है वहाँ पे वेदर लगा देंगे, जहाँ पे डाउटलेस लिखा है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि डाउट लिखने से मतलब नहीं है। सेंटेंस को पढ़ करके अगर डाउट जैसी कोई बात लग रही है तो वहाँ पे वेदर बनना है या लगाना है। अब लग रहा है कि कोई सेंटेंस जो लिखा है बिल्कुल भैया सर्टेनिटी को बता रहा है, निश्चितता को बता रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या लगाना है? दैट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा है अमन बिलीव्ड, क्लियर है? अमन बिलीव, बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास करना। अमन बिलीव द एचसीवी जानते हैं क्या होता है? ठीक है, एचसीवी एक फिजिक्स की बुक होती है जो बहुत बढ़िया है। आईआईटी वगैरह के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वो एचसीवी को जरूर पढ़ते हैं। एचसी वर्मा जो है, ठीक है, जिस टाइम पे मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था तो मैंने भी पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी किताब है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के नाम से आप जानते होंगे। यहाँ एचसीवी उसी किताब की बात कर रहा है, ठीक है। एचसीवी वुड बी हेल्पफुल, मतलब एचसीवी क्या होगी? मदद करेगी उसकी, ठीक है। तो अमन क्या करता है? बिलीव। और जिस चीज पे हम बिलीव करते हैं, जिस चीज पे हम विश्वास करते हैं, विश्वास का मतलब ही होता है
जहाँ कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो अमन बिलीव करता है कि एचसीवी उसके लिए हेल्पफुल होगी, तो बिलीव करता है मतलब भैया उसको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, उसको यहाँ पे इस बुक पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस चीज पे हम बिलीव करते हैं, अमन बिलीव कर रहा है, कोई डाउट नहीं होता। अब कोई डाउट अगर नहीं है, ठीक है, कोई डाउट अगर नहीं है मतलब डाउटलेस है, ठीक है, और डाउटलेस है तो हम पे क्या लगाते हैं दैट, यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स दैट, ठीक है। आई होप थिंग्स विल बी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो लिखा है अमित हैज नो डाउट, अमित के पास डाउट नहीं है कि अमन ने क्या है भैया घड़ी को चुराया है, ठीक है। तो अब कोई डाउट नहीं है, डाउट नहीं है मतलब क्या है डाउटलेस है, और डाउटलेस चीजों में क्या लगाते हैं सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है क्या लिखा है ही इज नॉट श्योर, ही इज नॉट श्योर मतलब श्योर नहीं है, जिस चीज में हम श्योर नहीं होते उस चीज में हमको क्या होता है डाउट होता है, और जहां डाउट होता है वहां पे क्या लगाते हैं वेदर, ठीक है। आप खोल के अच्छे से ध्यान से चीजों को देख लो भैया, कॉन्सेप्ट को समझो, रटने वाली कोई बात नहीं है, सक्षम एकेडमी जिंदाबाद, समझ रहे हो, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान से चीजों को आप देख लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। जहाँ पे डाउट वाली बात सेंटेंस को पढ़ करके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया कोई डाउट जैसी चीज है तो वहां पे क्या लगाना है वेदर, अगर कोई चीज डाउटलेस है जहाँ कोई डाउट ना हो क्या लगाना है दैट। पर इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड लिख के मिलेंगे, कॉन्सेप्ट है, ये चीजों को मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। क्लियर रहा फ्रेंड्स। कंजंक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत कम समय में, बहुत थोड़े समय में इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। हमारा जो ऐप है सक्षम एकेडमी का ऑफिशियल है, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लें, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे हम बहुत डिटेल से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। हर एक चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन, ठीक है, 500 क्वेश्चन की अलग से सीरीज चल रही है वहाँ पे, ठीक है। तो पूरी पेड चीज़ें मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट पैकेज आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ऐप को आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अपनी पेड क्लासेस से जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा, और यूट्यूब में भी हम आपको, ठीक है, बेहतर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तब ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस को और हम करते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था, देखिए क्या लिखा था, रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग, ठीक है, बहुत ज्यादा यंग था इसलिए उसको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, इसका रीजन है। अब देखो मैंने कल बताया था कि एक से ज्यादा रीजन एक्सप्रेसिंग कंजंक्शंस या वर्ड्स क्या होते हैं सुपरफ्लुअस। यहाँ रीजन को बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, वाई का। जब वाई के आ जाने से रीजन का पता चल गया तो यहाँ पे फिर बिकॉज लगाने की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सी पार्ट में क्या है यहाँ पे एरर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ the students of our school is going to pay any head to the principal's order or not। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप करें। देखिए क्वेश्चन, उसके बाद इसको देखिए। पहली चीज तो यहाँ पे सेंटेंस में अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप देख रहे हैं कि और यूज हुआ है, ठीक है, और के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं हम, वेदर का। दूसरी चीज टू साइडेड कंडीशन में भी हम वेदर का इस्तेमाल करते हैं, वन साइडेड कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता। किसी चीज में अगर नहीं जानते तो उसमें क्या होता है, डाउट। डाउट के सेंस में क्या लगाते हैं हम, वेदर। तो यहाँ पे इफ नहीं क्या आएगा, वेदर आएगा, और वैसे भी टू साइडेड कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल्डम इन फेवर, ठीक है। सेल्डम इन फेवर क्या है फ्रेंड्स, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। सेल्डम इन फेवर क्या है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशन होते हैं, मुहावरेदार जो फिक्स होते हैं, और ये कौन सी मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, सेल्डम और नेवर,
ठीक है, चाहे आप सेल्डम कर दें, कह दें, उसका भी मतलब होता है कभी नहीं, और नेवर का भी मतलब क्या होता है, कभी नहीं। तो सेल्डम के साथ सेल्डम और नेवर, ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। लेकिन अगर ऐसा लिख दें कि सेल्डम एक निगेटिव वर्ड है, सेल्डम एक निगेटिव वर्ड है, और अगर इसके साथ हम लिख दें एवर, एवर मतलब क्या हो गया, हमेशा, तो क्या दोनों को साथ में लिखना सही होगा, निगेटिव पॉजिटिव साथ में आते हैं, नहीं। ठीक है, तो सेल्डम और एवर अगर कहीं मिल जाए तो ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है, गलत होता है। लेकिन सेल्डम के साथ नेवर, ये दोनों निगेटिव एक्सप्रेशन है, तो और के साथ में हम इनको साथ में लिख सकते हैं। लेकिन सेल्डम और नेवर की वही मीनिंग होती है जो सेल्डम इफ एवर की होती है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो सेल्डम और नेवर की मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सेल्डम इफ एवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सेल्डम और एवर गलत होता है, लेकिन सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर दोनों क्या होते हैं, सही। और ये कैसे एक्सप्रेशन है, निगेटिव एक्सप्रेशन है। कैसे एक्सप्रेशन है, निगेटिव एक्सप्रेशन है, और निगेटिव चीजों से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई अगर, तो यहाँ पे इन्वर्जन आता है, और इन्वर्जन आता है मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट उसके बाद में, तो डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डज नेचर ऑपरेट। तो यहाँ गलती किस पार्ट में है, बी पार्ट में। यहाँ गलती किस पार्ट में है, बी पार्ट में। ठीक है, चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। फिर नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिएगा कि जब कभी भी अगर आपको लेस्ट मिल जाए, अनलेस मिल जाए, अनटिल मिल जाए, ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, निगेटिव। ये जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव वर्ड, नकारात्मक शब्द। और नकारात्मक शब्द वो होते हैं जिनमें पहले से ना या नहीं रहता है, मतलब नॉट रहता है। तो अगर ये वर्ड्स आ गए तो अपने आप में निगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस में नो या नॉट लगा मिलता है तो कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से गलत होगा, सेंटेंस के उसी पार्ट में एरर होगा जहां पे इन वर्ड्स के साथ क्या लगा है, नो या नॉट। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, ठीक है। अनलेस इसका मतलब क्या होता है, जब तक कि ना, जब तक कि नहीं, ठीक है। तो इसमें भी ना छुपा है मतलब नॉट छुपा है, इसमें भी नहीं छुपा है मतलब नॉट छुपा है। मतलब ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनके साथ में हम नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर एग्जाम में आपको इन्हीं वर्ड्स के साथ में नो या नॉट डाल के वो दे देता है आपका नॉलेज चेक करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स के साथ नो या नॉट नहीं आएगा, है ना। रटने की बात नहीं है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन वर्ड्स में पहले से ही ना या नहीं की मीनिंग रहती है, और ना या नहीं कोई नॉट बोलते हैं। तो एक बार किसी चीज को हम मना कर दिए, ना या नहीं बोल दिए, फिर से उसी को ना या नहीं करने की जरूरत नहीं, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नो या नॉट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, निगेटिव बनाने के लिए। ये पहले से कौन से वर्ड थी, निगेटिव, तो अलग से नो या नॉट इनके साथ में नहीं लगाया जाना चाहिए। तो अगर ये लगे मिलते हैं तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं, यू विल नॉट सक्सीड until you do not work hard। ठीक है, चीजों को हिंदी में समझ के करना बंद कर दें, कॉन्सेप्ट को समझे और चीजों को करें, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे until you do not work hard। सॉरी यहाँ गलती हो गई, हार्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो until यूज हो गया है, सेंटेंस में यहाँ पे until यूज हो गया है, तो आगे नो या नॉट वाले कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, गलत होंगे। तो यहाँ पे गलती क्या है कि until अगर लग गया है तो डू नॉट, नो या नॉट वाले वर्ड इस्तेमाल नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। तो लेस्ट, अनलेस, until के साथ निगेटिव वर्ड्स के साथ नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा कंजंक्शन, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।